महुआ माझी आप अनाउंस करना चाहती है जेएमएम की सरकार जो टैक्स लगाती है वो टैक्स कम करेगी जिससे पेट्रोल डीजल और सस्ता हो जाए। मेक अनाउंसमेंट और इससे प्रेशर भी बढ़ेगा बीजेपी की सरकारों पर। देखिए आप अनाउंस करिए अपने राज्य के अंदर। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसका बकाया पैसा दे ही नहीं रही है। हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं इसलिए कि केंद्र सरकार हमारे हक अधिकार का पैसा नहीं दे रही है। 1,36,000 करोड़ जो कोयले की रॉयल्टी का बार बार चीख चीख कर लोग मांग रहे हैं, वही दे दे, कम से कम उससे तो करे। मैया सामान दे रही है सरकार लोगों को, और जीएसटी में कितना घाटा हो रहा है। हर तरह से अपनी सरकार को, हमारे राज्य सरकार को कर्ज में डुबाने की तैयारी कर रखी है। और आप कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं देते हैं, वो जरूर देना चाहती है, क्यों नहीं देना चाहेगी। वो तो चाहती है कि हमारे राज्य का विकास हो, हमारे राज्य को नंबर 1 राज्य की बनाने की हर तैयारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार मदद करे, उनके बकाया पैसा उनको वापस करे। ये तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गए, मैं जनता की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गए। आपकी तो अपनी प्रॉब्लम चल रही है, आप कह रही है पहले हमें पैसे दे दो फिर बाद में बात करते हैं जनता को राहत देने की। ओके सुधांशु त्रिवेदी, अ क्विक रिप्लाई, क्योंकि सारे आपके ऑपोजिशन में, इसलिए क्विक रिप्लाई। एक ही पंक्ति में जो महुआ जी ने बोला उससे बहुत साफ हो गया कि इनको यह चाहिए कि केंद्र सरकार जब मदद करेगी केवल तभी ये जनता के लिए कोई सहायता करेंगे। यानी इन्होंने तो महिला सम्मान योजना के बारे में भी कह दिया कि भाई वो केंद्र से पैसा आएगा तो करेंगे। मतलब जनता के सामने एकदम स्पष्ट हो गया कि कोई भी सरकारें जहां इनकी है ये अपनी सरकार के लिए कष्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए जनता का कष्ट से ज्यादा अपनी सरकार की सुविधा इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले केंद्र सरकार अपना अधिकार का पैसा तो वापस करे। सुधांशु जी, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उनके निर्धारित से अधिक दिया हुआ है। और महुआ जी ये जीएसटी में नहीं है, जो पेट्रोल डीजल एलपीजी का पैसा आता है ये केंद्र सरकार से नहीं आता है, आपको अलग अधिकार है। लगभग 33% टैक्स आप लेते हैं, तो जो 30% यानी अगर आप मानिए 97 रुपए का पेट्रोल है तो 30-35 रुपया उसमें से राज्य ओके यू मेड योर पॉइंट। और 30 के लगभग जी बिल्कुल हमारी सरकार सब कुछ तैयारी करके रखी है, आने वाले दिनों में जरूर करेगी, ऐसे में पूरा लेकिन देखिए सब कुछ मैं अभी सुविधा दे रही है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा के लिए अलग अलग योजनाएं भी हैं। ओके अरविंद, मैं आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं, फिर मैं दीपक बोरा भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, उनके पास भी चलूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सुधांशु त्रिवेदी ये है, मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला ये मुश्किल वक्त है, इसमें साथ खड़े होना चाहिए। क्या आपको लगता है देश का ऑपोजिशन साथ खड़ा है? क्योंकि कोविड में भी हमने देखा था, संकट का वक्त था, पूरा देश एक साथ आया था। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि देश जिस चीज को पसंद करता है ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं करती है। अभी लेटली एक एग्जांपल है, धुरंधर फिल्म आई है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सब उसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। क्या करिएगा आप? ना देखिए, विपक्ष की फितरत क्या है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आज इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर चिंता है। मात्र 3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारा सबसे बड़ा सप्लायर पेट्रोलियम का कौन था? रशिया। डिफेंस का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया, ब्रह्मोस का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया। तो क्या बोल रहे थे? क्यों नहीं यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं? क्यों नहीं रशिया की आलोचना कर रहे हैं? क्यों नहीं रशिया के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं? गजब है साहब। आज तेल को लेकर ये कह रहे हैं ईरान के साथ होना चाहिए, तब तेल को लेकर रूस के खिलाफ होना चाहिए। अब आइए साहब, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है आज की डेट में? अमेरिका। $150 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता है, जिसमें $45 बिलियन हमारा सरप्लस है। उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आइए, इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई, गाजा पे क्या आंसू बहाए? गाजा से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था। इजराइल से डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में पूरा का पूरा सहयोग, इंस्ट्रूमेंट, और उसका हमारा दीपक बोरा जी उस विषय में ज्यादा बेहतर बताएंगे, उसके खिलाफ हो जाओ। यानी जहां जहां भारत की स्ट्रेंथ है उसके खिलाफ। सुदेव भगत जी, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1 मिनट अमीश जी मैं 1 मिनट, हम लोग छात्र जीवन में थे 1991 में, 1 मिनट में पूरी बात कह लूं, 1 सेकेंड 1 मिनट। 1991 में खाड़ी संकट आया था, सद्दाम हुसैन वाली लड़ाई,
और उस समय सेकंड मैंने स्टेज की कहा आधी बात है। ट्रेनें बंद हो थोड़ा गई मैं थी। क्योंकि सुधांशु LPG जी की की भयंकर सरकार रही किल्लत है, थी। मैं थोड़ा इन्हें बता दूं, दावे और ताप- चुनौती से तापी- कहता हूं, क्या मैं अटल जी थोड़ा अडवाणी योजना जी का बताऊं, कोई बयान तापी दिखाए जिसमें तुर्की 1941 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुखदेव भगत, पाकिस्तान सद्दाम थे हुसैन और की हमारा सद्दाम हुसैन इंडिया वाली जो था, regime जब उससे गिराई गई जो थी, 2019 में जब तब भी जहां स्टेट से ऑफ हम हॉर्मुज पे तेल इम्पैक्ट वहां पड़ा से था, हम सारा क्या एक जो LKL पाइपलाइन अडवाणी, लाल है कृष्ण वहां पर अडवाणी वो उससे हम या लोग लेते स्वर्गीय रहे, अटल लेकिन बिहारी एक वाजपेयी ने कोई बात बोली थी शॉर्टेज क्या? रूट जो हमारा ईरान से हम ले रहे थे, अमेरिका के कहने पे इन्होंने बंद कर दिया हमारा, जबकि ट्रेड क्रेडिट भी हमें 60 डेज का मिलता था। तो जो अमेरिका जो ट्रंप कहे उसके अनुसार ये बातें करे। और आज स्थिति, मैंने क्या कहा, सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो हम आपको जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं, हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। और ये संकट ना, संकट सत्ताधारी दल का केवल नहीं है, संकट पूरे देश का है। जब पूरे देश का संकट है तो आज उस पर चर्चा हमारी होनी चाहिए, लेकिन आपने चर्चा भी नहीं की, इसलिए हमने कहा कि चर्चाएं भी होनी चाहिए। आप आए मन की बात की तरह अपनी बात बोल के चले गए। यहां स्थिति क्या है, ये तो आप जो जिस पे 90% हम उन पे डिपेंडेंट है, 90% डिपेंडेंट है। तो ये तो आत्मनिर्भर भारत ही नहीं है, ये तो आयात निर्भर भारत है। तो आयात निर्भर भारत पे हम दावा कैसे कर सकते हैं? तो भाषण तो आपने, इसलिए हमने कहा कि माइलस्टोन की बात आपने कही, लेकिन उस माइलस्टोन में रोड किधर है, रोड मैप किधर है? पूरी तरह कहीं गायब है। लेकिन मैं एक अच्छा एग्जांपल कोट हुआ, अशोक मित्तल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक अच्छा एग्जांपल कोट हुआ, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या लाल कृष्ण अडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1991 में सद्दाम हुसैन की लड़ाई में इतनी बड़ी दिक्कत आई थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, क्या इसी तरह का विषय बनाया था? सुखदेव भगत जी, आपके पास कोई जानकारी है तो बताइएगा, है कोई जानकारी आपके पास? निश्चित, मैं सुनिए, पहले बात है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हुई तो मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं, आपके गलत नीति के कारण ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने रसा को पार होने दिया, उनके शिप को, चाइना को पार होने देना। हमारे इतने जो संबंध थे, हमारा क्यों, हमारा भी तो पार हुआ, क्यों डिले हुआ? इसीलिए हमारा भी तो पार हुआ। यहाँ तो फायर सुखदेव भगत, या तो आप सुनना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते, हमारा भी तो पार हुआ। हम इस बात को कह रहे हैं, ये स्थिति क्यों हमारी आई? आप देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हम अगर विश्वगुरु कहते हैं तो नेतृत्व होना चाहिए। विश्वगुरु का मतलब सरेंडर नहीं होता है। हमने नेम के माध्यम से, हमने अशोक मित्तल वैश्विक पटल पे हमने भारत को वहां पे खड़ा किया था, हमने नेतृत्व प्रदान किया था। अभी तक अशोक मित्तल एक भी बारी नहीं बोले हैं। लेट मी गेट आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अशोक मित्तल, आपको भी लगता है जो बात कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया है भारत ने, सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, डू यू एग्री टू इट? देखिए, सबसे पहले एक बात उठी थी कि राज्यों को टैक्स कम करना चाहिए पेट्रोल पर और ये बाकी प्रोडक्ट्स पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पेट्रोल के ऊपर भारत सरकार क्या टैक्स ले रही है, ये बात हम क्यों नहीं लेके आते सामने। बेसिक एक्साइज ड्यूटी ₹1.40, एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ₹11, मतलब 8 गुना बेसिक एक्साइज ड्यूटी से स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है। उसके ऊपर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से ₹7.5, ₹19.90, मतलब ₹20 आप 1 लीटर पेट्रोल पे भारत सरकार ले रही है। कितना बड़ा टैक्स लगा रही है। स्टेट्स का टैक्स तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और ये जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स की बात करते हैं, कौन से रोड्स बनते हैं मुझे बता दीजिए। उसके लिए तो आप टोल टैक्स अलग से लेते हैं हर नेशनल हाईवे के रोड के ऊपर, और ये क्यों नहीं हम कम करते हैं? पर मित्तल साहब, जिनके बजट पहले घाटे। मैं करंट जो प्राइम मिनिस्टर ने सदन में बोला है उस पर इस हफ्ते में, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। और क्या आपको लगता है जो कांग्रेस एक लाइन टो कर रही है, कि कांग्रेस जो लाइन एक टो कर रही है वो बहुत बड़ी लाइन है कि प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर गए हैं, कॉम्प्रोमाइज है, डू यू एग्री टू इट? आपकी राय क्या है इसके ऊपर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आम आदमी पार्टी? देखिए, ये कांग्रेस का अपना स्टैंड हो सकता है, हमारे अपनी पार्टी का अलग स्टैंड ये है कि हम टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लेते। कुआं खोदते हैं जब आग लग जाती है। जब हमारे भारतीय वहां फंसे हुए थे, लाखों भारतीय, उससे पहले हमारे पास क्यों नहीं एक ग्लोबल सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल बना हुआ है अपने भारतीय नागरिकों को निकालने का। जो हमारे भारतीय नागरिकों की, लाखों लोगों की जॉब चली गई है,
उसके लिए हमारे यहाँ क्यों नहीं ठीक है प्रोटोकॉल बना हुआ अशोक जी, है? I'll come back to you. जो भारतीय वहां पढ़ने गए हैं स्टूडेंट, उनके लिए हमारे पास क्यों नहीं प्रोटोकॉल ये बना हुआ है? ये एक अच्छा वैलिड हर सवाल है बार आपका। जब ओके लेट मी गेट सुधांशु त्रिवेदी ऑन इट। सुधांशु जी, जवाब जो अशोक मित्तल जी ने मुझे बात लगता बोली है- और अरविंद केजरीवाल ने जो बोला, मैं बता देता हूं, स्टॉक मार्केट बर्बाद हो रही है, सरकार की नाकामियों की कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है, शेयर बाजार बर्बाद हो गया है, बहुत कुछ खराब हो गया है। मुझे लगता है केजरीवाल जी अपनी पार्टी के बर्बादी के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो इन विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, ये अपने आप में दुखद है। अशोक मित्तल जी ने कहा, मुझे लगता है ऐसी विचित्र बातें नहीं करनी चाहिए कि इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल, भाई साहब इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल तो हर इवैक्यूएशन की परिस्थिति अलग अलग होती है। अब बताइए, रशिया यूक्रेन में 2 देशों की लड़ाई थी, यहां में मल्टीपल है प्रॉब्लम। जब हमने यमन से निकाला तो यमन में इंटरनल लड़ाई थी हूथी और सऊदी अरब समर्थक लोगों के बीच में। क्या मतलब, सांसद होकर ऐसी विचित्र बात नहीं करनी चाहिए। देयर कैन नेवर बी ए वन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो किसी भी क्राइसिस में समान रूप से होगा। कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, वहां प्रोटोकॉल अलग होगा, कहीं युद्ध होगा, कहीं महामारी फैली थी, कोविड आया था, प्रोटोकॉल एकदम ही अलग था। तो ये बातें कहना, मुझे लगता है, मैं कोई वैसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, ये विपक्ष की शरारत या नासमझी, इनमें से किसी एक चीज का प्रतीक है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं सरेंडर क्या होता है। मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं, लाखों दर्शक जाएं और अभी खोल के देखें, यूपीए सरकार के समय वीडियो अवेलेबल है कि कांग्रेस के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा बैठे हैं, बगल में अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन बैठी हैं और हिलरी क्लिंटन बोल रही हैं कि इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। अमेरिका का विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के बगल में खड़े होकर बोल रहा है इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू परचेज फ्रॉम ईरान। अब आइए, 2006 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, एजेंसी में, हमने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया और ईरान भौचक्का रह गया। क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि सोनिया गांधी जी ने उनको एक पार्टी में बुलाया, कहा मेरे ऊपर बहुत दबाव है, आपको विदेश मंत्रालय में न रखने का अमेरिका का दबाव है। और नटवर सिंह ने लिखा मुझे अमेरिका के दबाव में विदेश मंत्री से हटाया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं बाकी बातें नहीं खोलना चाहता। और तीसरी बात, सद्दाम हुसैन ने भारत से मिलने वाले अनाज के बदले में कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन दिए, वोल्कर रिपोर्ट, जिसके चलते इनके विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और जितना एहसान सद्दाम हुसैन ने किया, इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी तक कहते थे हमारा बड़ा फ्रेंड है, और सद्दाम हुसैन को टांग दिया गया। कितना वक्तव्य दिया था कांग्रेस ने? एक शब्द बोला हो तो बताइएगा। गद्दाफी को भी टांग दिया गया था, एक शब्द बोला हो तो बताइए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां विदेश नीति ऐसे नहीं बनती है, जनता की मेमोरी। जी, लेकिन मैं कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलूंगा, लेकिन अभी तो मैंने धुरंधर पिक्चर का एक बताया। देखिए, जो पब्लिक कनेक्ट है ना, उसको समझना चाहिए। एक धुरंधर पिक्चर आई, वो सुपर डुपर हिट है आज की डेट के अंदर, और ऑपोजिशन ने बाकायदा उसमें बयान दिए, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए। अब बंगाल का पहला सर्वे आया है, जिसके अंदर कांग्रेस की हालत इतनी खराब बताई जा रही है जिसकी कोई बात नहीं है। 3.6 वोट शेयर है कांग्रेस का, अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, ये वोट वाइब का सर्वे है, और इस सर्वे के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर 3.6 है, बीजेपी का 34.9, क्लोज टू 35%, टीएमसी 41.9, 42%। अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, चुनाव उफान पे नहीं गया है, अभी तक घोषणा पत्र भी नहीं आए हैं। ये है लेफ्ट का 4% है। यानी सोचिए कांग्रेस कहां पर है, किसको कितनी सीटें हैं। बीजेपी 168 सीटों तक ले सकती है, लेकिन टीएमसी, ममता लेड टीएमसी 194 के साथ आगे रहेगी, ऐसी स्थिति बताई जा रही है। आसाम के अंदर कांग्रेस का क्या हाल है सुन लीजिए। आसाम के अंदर वोट शेयर बीजेपी का 43% छू सकता है इस बारी, जो कि रिकॉर्ड होगा। कांग्रेस का 36%, एआईडीयूएफ का 2.3%, और सीटें किसको मिल रही है? एनडीए 90 सीटों तक जा सकता है, जबकि कांग्रेस को 29 से 40 सीटों के बीच में समझौता करना पड़ेगा। एआईयूडीएफ के बाद 3 से 7 सीटें जाएंगी। क्या आपको लगता है पब्लिक कनेक्ट, भगत साहब, आपका कमजोर पड़ रहा है, चाहे फिल्म हो चाहे राजनीति हो? हाँ, अब मेरी बात अमीश जी, मेरी बात सुनी जाए। अब मेरी बात भी सुने जाए, हमें भी तो बोलने का अवसर दिया जाए। ऑपोजिशन ही है भाई, 4 वर्सेस 1 है। देवगम जी, हाँ देवगम जी,
देवगम जी आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि मध्यस्थता कर रहे हैं? मैं थोड़ा उनको बता दूं, जो ये हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी जिन बातों को बोल रहे थे, 53 से ज्यादा बार ट्रंप ने मोदी जी के बारे बोला, ट्रेड से बारे, चुप्पी तक नहीं तोड़े। सरेंडर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, आपकी मैं ये कह सकता हूं, बयान मजबूत है, आपका बयान मजबूत है, तैयारी कमजोर है। और बयान मजबूत है, तैयारी कमजोर है, आवाज ऊंची है, आपकी आवाज ऊंची है, देश आपके भरोसे में नहीं है। इसलिए मैंने कहा तैयारी से भरोसा आता है, बयान से नहीं आता है। इसलिए हमने कहा कूटनीति, आपने ये नीति नहीं, जहां पर कूटनीति होना चाहिए वहां पर केवल नीति की बातें की, अच्छे अच्छे शब्दों की बातें की। लेकिन हमारा अभी इसके पहले अभी मित्तल जी ने कहा इवैक्यूएशन रोड मैप के बारे में हमने पूछा, आप इसके बारे में कुछ नहीं बोले, सदन में कोई बातें नहीं आई। केवल अच्छी अच्छी बातें कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। उसका एक प्रॉपर वे में एक रोड मैप होना चाहिए, जिसके बारे लैक हुआ आज के भाषण में।